नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की कुछ खास खबरों के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत के संकल्प के साथ देश महाशक्ति बनने की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है। उसी क्रम में राज्यसभा में अपने 3 नए आपराधिक न्याय कानूनों के पारित होने से स्वदेशी न्याय प्रणाली की स्थापना की गई है। साथ ही कहा कि अपराध और आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ एक नए युग की शुरुआत की गई है। वहीं देशवासियों को गुलामी की निशानी से मुक्ति दिलाते हुए इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का हार्दिक आभार व अभिनंदन जताया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से बहुप्रतीक्षित आयोजन से पूर्व आगामी 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या आगमन होना है। प्रधानमंत्री का ये दौरा अयोध्या को हजारों करोड़ों रुपए की परियोजना का उपहार देने वाला होगा, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को संत गणों से चर्चा की और स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि धर्मनगरी अयोध्या के त्रेतायुगीन वैभव के रूप में सजाया जाए। साथ ही पूरी अयोध्या नगरी राममय होनी चाहिए। स्थानीय मठ मंदिरों को भी भव्य रूप से सजाया जाएगा और इसके साथ ही भव्य तोरण द्वार तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। गौतम बुद्ध कमिश्नरेट में 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक यातायात पुलिस और नागरिक पुलिस की तरफ से शराब पीकर ड्राइव करने वाले चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान गौतम बुद्ध नगर पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर चलाया जा रहा है, जिस कड़ी में 20 दिसंबर को कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में 9 स्थानों पर संयुक्त टीम बनाकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ चेकिंग अभियान शुरू किया गया। अभियान के दौरान 559 वाहन चालकों को चेक किया गया, जिसमें से 10 वाहन चालक नशे की स्थिति में पाए जाने पर वाहनों को सीज किया गया है और ई चालान की कार्रवाई की गई है। तो वहीं 21 दिसंबर को शेयर एनजीओ के सहयोग से सिरसा के पास नेत्र परीक्षण कैंप का भी आयोजन करके 124 ट्रक चालकों का नेत्र परीक्षण किया गया और रिफ्लेक्टिव जैकेट व चश्मा वितरित किए गए हैं। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा अभियान के दौरान 21 दिसंबर को यातायात पुलिस ने सेक्टर 18, सेक्टर 94, परिचौक, कासना, सूरजपुर, दादरी, तिराहा, एक मूर्ति, बिसरख, सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन आदि पर कुल 840 वाहन चालकों को और आम लोगों को यातायात के नियमों के पालन के लिए जागरूक किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम भजनलाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात में सीएम के साथ दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद भैरवा मौजूद रहे।
गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कर 200 लोगों की परेशानियों को सुना और त्वरित समाधान करने के निर्देश जारी किए। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में किस तरह से लोगों की फरियादें सुनी। इसके साथ ही साथ एक एक करके वो अपने फरियादियों के पास पहुंचे, उनकी समस्याएं सुनी और समस्याओं से जुड़े कागजात भी चेक किए और इसके साथ ही साथ त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी सीएम के द्वारा दिए गए। बता दें कि इस दौरान लगभग 200 लोग वहां मौजूद थे और सभी की समस्याओं के तुरंत समाधान के निर्देश दिए गए। राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। स्थगन से पहले सदन में क्या बोले दिग्गज, अमित शाह आपको सुनाते हैं। और देश के बीच में क्या अंतर होता है? डेमोक्रेसी का जो मूल विचार है, लोकतंत्र का जो विचार है, देश महान होता है, व्यक्ति महान नहीं होता है। मान्यवर, इसको इस कानून के माध्यम से हम ला रहे हैं। वो पूछ रहे हैं क्या होगा इस कानून से। संगठित अपराध इस देश में ढेर सारे संगठित अपराध शुरू हो गए। 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य के गैंग बन गए। संगठित गैंग बनकर अपराध करते थे। अपराध करने वालों को पकड़ते थे, वो तो उसका हाथ था मान्यवर, दिमाग कहीं और बैठा होता था। इसको 120B की एक निर्बल धारा से कानून के शिकंजे में लाते थे। अब संगठित अपराध के लिए हमने एक नई अवधारणा, नई व्याख्या जोड़कर संगठित अपराध पर नकेल कसने का काम इस कानून के माध्यम से। जो पूछते हैं क्या होगा इस कानून से, इनको मैं कहना चाहता हूं, जो लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, छोटे से गुनाह के लिए जेल में डालने का जो कंसेप्ट था अंग्रेजों का, गलती होती है मान्यवर। पहली बार कोई गलती करता है, दूसरी बार गलती करता है, जानबूझकर नहीं किया है फिर भी गुनाह होता है। ऐसे लोगों के लिए जेल में पहुंचाने की जगह पछतावे के लिए कम्युनिटी सर्विस का प्रोविजन हमें इस कानून के अंदर। जो कहते हैं क्या होगा, जल्दी न्याय मिलेगा। गरीब आदमी के लिए न्याय महंगा नहीं होता। टेक्नोलॉजी का उपयोग कर और पुलिस, वकील और कोर्ट तीनों को लिए समय मर्यादा बनाकर हमने जल्दी न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ा है। अब तारीख पे तारीख नहीं होगी, 3 साल के अंदर फैसला हाथ में। जो कहते हैं क्या हुआ है, कई बार भ्रष्टाचार से कोई जजमेंट इधर उधर आ जाता है, गलती से आता है। इसकी अपील का निर्णय कौन करता है मान्यवर? अपील जिसने प्रोसिक्यूशन का जो वकील है वो ही करता है। हमने इसमें डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अस्तित्व को कंपलसरी कर दिया है, जो पहले एडवाइजर था, और हर जिले में एक डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन रहेगा जो पूरी प्रोसिक्यूशन की प्रक्रिया से अलग रहकर ये अपील योग्य केस है या नहीं है इसका निर्णय करेगा। इससे सबको मालूम पड़ेगा। और अंत में जो कह रहे हैं इससे क्या होगा, मैं इनको कहना चाहता हूं, ब्रिटिश संसद ने बनाए हुए कानूनों को समाप्त कर मोदी जी ने भारतीय संसद की गौरव को बढ़ाया है। आज पूरा देश एक कानून पारित होने के बाद हमारी संसद के बनाए हुए कानून के आधार पर मान्यवर एक गौरव का अनुभव वो नहीं कर सकते। मैं समझ रहा हूं नहीं कर सकते। जिनका दृष्टिकोण भारतीय है
वो समझ सकता है कितने बड़े गौरव की बात है, मगर इटालियन चश्मा जिन्होंने पहना है वो इसको नहीं समझ सकते। वो अपेक्षा भी देश की जनता को उनसे नहीं है। मान्यवर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ढेर सारे बदलाव किए हैं। बहुत सारे सदस्यों ने कहा है, मैं बोलना नहीं चाहता। भारतीय न्याय संहिता ने भी सुरक्षा संहिता में 9 नए सेक्शन, 39 नए सबसेक्शन जोड़े हैं, 44 नए स्पष्टीकरण और व्याख्याएं जोड़ी है, 35 सेक्शन में टाइमलाइन डाली है और 14 धाराओं को हमने निरस्त किया है। मान्यवर, इसी तरह से भारतीय न्याय संहिता में भी अब 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, जिसमें एक अपराध मॉब लिंचिंग का है। हम पर आरोप करते थे कि आप मॉब लिंचिंग को प्रोटेक्ट करते हो, आपने तो कभी कानून बनाया नहीं, मगर हमने कानून बना दिया। मानव वध से बड़ा कोई गुनाह नहीं हो सकता और इसको कठोरता के साथ मान्यवर 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, 41 अपराधों में सजा को बढ़ाया गया है, 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है, 25 अपराधों में न्यूनतम सजा की शुरुआत की है, 6 अपराधों में सामूहिक सेवा को दंड के रूप में स्वीकार किया गया है और 19 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। इसी तरह से भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर भी हमने 170 धाराएं अब होगी, 24 धाराओं में बदलाव किया है, 2 नई धाराएं और 6 उपधाराएं जोड़ी हैं और 6 धाराओं को निरस्त किया है। मान्यवर, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए सारे लोग बोलते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि 2019 से इस कानून को बनाने की हमने शुरुआत की और एक बहुत बड़ा प्रयास हमने किया है, धैर्यपूर्वक प्रयास किया है। मैं बाद में इस पर आता हूं, मगर आज जो कह रहे हैं कि क्यों ला रहे हो, मैं तो आपको भी कहना चाहता हूं, ये वो है नहीं, मगर मुझे भरोसा है वो सुनेंगे जरूर, क्योंकि मैं उनको जवाब दे रहा हूं मान्यवर, इसलिए वो नहीं है तो भी जवाब देता हूं। आपकी फितरत है, चुनाव घोषणा पत्र को घोषणा पत्र मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव घोषणा पत्र नहीं कहती है, संकल्प पत्र कहती है और संकल्प सिद्ध करती है। आपका इतिहास है बोलकर भूल जाना, हमारा इतिहास है जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। मान्यवर, मैं आज कहता हूं कि हमने कहा था कि टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को लाएंगे और आज 3 हॉटस्पॉट कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद और नॉर्थ ईस्ट के अंदर हिंसक घटनाओं में 63% की कमी हुई है, 73% मृत्यु में कमी हुई और आज आतंकवाद को डेफिनेशन को इसके अंदर जोड़कर इस गति को हम और बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने संकल्प लिया था कि इस देश को टेररिज्म के दंश से मुक्त कराना है, इसलिए हमें लेकर आए हैं। मित्रों, मान्यवर, हमने कहा था कि हम अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, हमने संकल्प लिया। कहते थे कांग्रेस के अध्यक्ष उस वक्त कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, पूरा देश का ये वादा भी मोदी जी ने पूरा कर दिया। हमने वादा किया था इस देश की मातृशक्ति को, इस देश के नीति निर्धारण के अंदर हम उचित सम्मान देंगे कि 30% आरक्षण विधानमंडलों में और लोकसभा में देकर आजादी के 75 साल बाद इस देश की मातृशक्ति का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। और हमने कहा था मान्यवर, न्याय मिलने की गति बढ़ाएंगे, कानूनों को सरल बनाएंगे, कानूनों को भारतीय बनाएंगे और न्यायिक एवं न्यायालय प्रबंध व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएंगे। ये मैं जो पढ़ रहा हूं हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है। उस वक्त मैं ही पार्टी का अध्यक्ष था मान्यवर, और आज हम इसको पूरा करने का काम इस महान सदन के मान्यवर, इसमें व्यास, अत्रि, बृहस्पति, कात्यायन, चाणक्य, वत्सायन, देवनाथ ठाकुर, जयंत भट्ट, रघुनाथ शिरोमणि, अनेक लोगों ने न्याय के दर्शन को जो लिया है उसको कंसेप्चुअलाइज कर आज के जमाने के अनुरूप उसको बनाकर इस कानूनों में स्थान दिया गया है और ढेर सारी ऋचाओं को, इसकी आत्मा को पकड़कर इस कानून के अंदर हमने समाहित किया है। मान्यवर, कोई बारीकी से देखेगा तो उसको मालूम पड़ेगा
कि किस प्रकार से बदला है और आज के जमाने के अनुरूप कैसे हो सकता है। जो 8000 साल पहले नारद ने बात कही, मैं आज बताता हूं मान्यवर, जब मैं इसका अभ्यास कर रहा था तब मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हमारे पुरखों ने जो सोचा है वो कभी कालबाह्य नहीं हो सकता है, वो चिरंजीवी है, चिरंजीवी। और आज भी उसको हम इतनी ही सरलता से एक कानूनों के अंदर स्थान दे पाए हैं। मान्यवर, ये जो एक कानून आज तक चलते थे, इसमें कुछ शब्द थे जो आजाद भारत की आत्मा को आहत करने वाले थे। यूनाइटेड किंगडम की संसद, प्रांतीय अधिवेशन, क्राउन के प्रतिनिधि, लंदन गजेट, ज्यूरी, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, हर मैजेस्टी सरकार, लंदन गजेट की द्वारा निहित की गई प्रक्रियाएं, ब्रिटिश क्राउन का अपमान, इंग्लैंड के न्यायालय की परंपरा और हर मैजेस्टी रोमिनियन और बैरिस्टर शब्द का भी उल्लेख था। मान्यवर, ये सारा 75 साल तक इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में चला गया। कांग्रेसियों की नजर नहीं पड़ी। मोदी जी को इस देश की जनता ने 14 में देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया और 19 से 24 पूरी चर्चा होकर मैं आज कह सकता हूं ये तीनों कानून, उनकी आत्मा भी भारतीय है, उनका शरीर भी भारतीय है और उसकी सोच भी भारतीय है। मान्यवर, संपूर्ण भारतीय कानूनों को लेकर मैं आज इस सदन के सामने, मान्यवर, हमने ढेर सारा परामर्श किया है। 2019 में सितंबर से इसकी हमने प्रक्रिया चालू की। सभी राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों को मैंने पत्र लिखा। 2020 में मुख्य न्यायाधीश, सभी हाईकोर्टों के और सर्वोच्च अदालत के उनको पत्र लिखा। बार काउंसिल और विश्वविद्यालयों को पत्र लिखा। 21 में मैंने सभी दोनों सदन के माननीय संसद सदस्यों को पत्र लिखा। बीपीआरएनडी ने 2020 में देश के सभी आईपीएस अफसरों को पत्र लिखा। 2020 में गृह मंत्रालय ने सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पत्र लिखा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 2020 में ये सभी कानूनों को समाहित करने का काम शुरू किया और 20 से 23 तक इसको सोचते आज जो विचारों का परिपाक है, इसको लेकर मान्यवर मैं आपके सामने आया हूं। 18 राज्य, 6 संघ राज्य, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक एकेडमीज, 22 विश्वविद्यालय, 42 संसद और 135 आईपीएस अफसरों के लगभग 4200 सुझावों को एनालिसिस कर एक कानून बनाया गया है। मैं नहीं मानता कोई कानून इतनी विस्तृत कंसल्टेशन की प्रक्रिया से। मान्यवर, इसके बाद ये जब कानून बना तब मैंने खुद 158 बैठकों के अंदर बारीकी से पुराने कानून और नए कानून दोनों को पढ़ा है। मान्यवर, इसके बाद हमने गृह विभाग की स्टैंडिंग कमेटी को सौंपा। इसी सदन से सम्मानीय सदस्य हमारे पूर्व डीजी साहब है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सभी सदस्यों ने जो विचार दिए, जो सुझाव दिए थे, मैं आज सदन को बताना चाहता हूं, इसके 72% सुझावों को हमने स्वीकार कर लिया है। मान्यवर, जो नॉन पॉलिटिकल थे और सुझाव स्वीकार नहीं होते। मान्यवर, हमने इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात की है, कंप्यूटराइजेशन पर बल दिया है। मैं आज सदन को बताना चाहता हूं, 19 से काम चल रहा है। मान्यवर, देश के 97% पुलिस स्टेशन का कंप्यूटराइजेशन समाप्त हो चुका है और 82% पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड भी डिजिटाइज हो चुका है। ये लोग जो कहते हैं ना, कब होगा कब होगा, प्रधानमंत्री को जानते नहीं। प्रधानमंत्री जो सोचते हैं कानून आने से पहले, उसका पूरा नेटवर्क इंप्लीमेंटेशन का प्रधानमंत्री जी ने बनाकर रखा है। ये ऑनलाइन जुड़ चुके हैं पुलिस। अब 0 एफआईआर और ई एफआईआर हो पाएगी और एफआईआर का जांच जो होता है उसको भी ऑनलाइन फरियादी को 90 दिन में देना पड़ेगा कि आपकी फरियाद का क्या होगा। माननीय फॉरेंसिक का भी मैं आगे बताता हूं। हमने आईसीजीएस के माध्यम से लगभग 8 करोड़ जितनी एफआईआर का डेटा ऑनलाइन कंप्यूटर में डाल दिया है और
ई कोर्ट के प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं, ई प्रिजन का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, ई प्रोसिक्यूशन का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है और ई फॉरेंसिक हो चुका है। तो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, प्रोसिक्यूटर की ऑफिस, जेल, कोर्ट और पुलिस थाना और गृह मंत्रालय सभी आज जुड़े हुए हैं। अब इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कोई तकलीफ नहीं और इसके इंटर पिलर इंटीग्रेशन के लिए भी ढेर सारे प्रयोग अभी चालू है। लेटेस्ट तकनीक का उपयोग करके इंटर पिलर इंटीग्रेशन भी हम करने जा रहे हैं और अन्य डेटाबेस के साथ भी इसका एकीकरण कर रहे हैं। मान्यवर, नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट डेटा वो भी अब एकीकृत हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस वो डेटा भी इंटीग्रेट हो जाएगा। नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर मैक वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। तो सारी आर्थिक गुना की चीजें भी इंटीग्रेट हो। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।